स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16B। ओके, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस या फिर बोले तो स्टेट मॉडल एनालिसिस। तो ये हमारा लास्ट यूनिट जो है हमारा कंट्रोल के अंदर वो है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि तीन चीज़ें हम देखते हैं। एक इसका क्या मतलब है, आपका एक सिस्टम है, उसमें आपने इनपुट डाला, वो आउटपुट देगा। ये तो बेसिक सी चीज़ सबको समझ में आती है, कंट्रोल सिस्टम यही चीज़ होती है। फिर उसमें एक नई चीज़ आ जाती है फीडबैक, ये हमारा बेसिक कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ है। पर यहाँ पे क्या है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में क्या है कि हम किसी भी तरीके के कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पीछे के जितने भी हमने चैप्टर्स में चीज़ें देखी वो केवल और केवल हमारा LTI सिस्टम्स पे एप्लीकेबल होता था। बट ये जो चीज़ है ये हमारा किसी भी तरीके के सिस्टम पे एप्लीकेबल होगा। ओके, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, या बेसिकली भी क्या होता है कि आपका एक इनपुट होता है, एक आपका इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट क्या मिलेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब ये स्टेट क्या चीज़ है, यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका नाम ही है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस और स्टेट मॉडल एनालिसिस। तो स्टेट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी को हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए, तीन वेरिएबल चाहिए। ओके, वो क्या है, हमारे स्टेट, इनपुट और आउटपुट। अब इन्हीं तीन वेरिएबल को अगर हम रिलेट करना चाहें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, तो हम कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। आपका जो इनपुट है वो प्रेजेंट है, मतलब आपने प्रेजेंट में एक इनपुट दिया है। अब आपने प्रेजेंट में इनपुट दिया, मान लो t=0 सेकंड पे इनपुट दिया, तो आपको t=3 सेकंड, t=5 सेकंड समथिंग आपको एक फ्यूचर में आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट इज द फ्यूचर। और पास्ट क्या है कि किस चीज़ से रिलेट करता है इनपुट आउटपुट, वो हमारा है स्टेट। और वो डिपेंड कर रहा है, तो वो जो भी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा वो पास्ट वैल्यू होगी। ओके, ऑब्वियस ही बात है, आपने t=0 सेकंड पे इनपुट दिया, t=3 सेकंड पे उसने आउटपुट दिया। तो अब आपने ये इनपुट को देके आउटपुट लेने में जिस भी चीज़ का इस्तेमाल किया होगा वो आपका t=0 सेकंड से पहले की ही चीज़ होगी, उसके बाद की चीज़ तो होगी नहीं। ये तो प्रोसेसिंग का टाइम है कि 3 सेकंड आपको आउटपुट देने में लगा, वो प्रोसेसिंग में लगा। ओके, तो t=0 सेकंड के पहले वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या वैल्यूज़ थी, उनको यूज़ किया हमने, तो वो हमारा क्या हो गया, पास्ट वैल्यूज़ हो गई, पास्ट चीज़ें हो गई। ओके, तो इस वजह से ये हमारा स्टेट हो गया पास्ट। अब आगे पढ़ते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। तो स्टेट क्या है, एक डायनेमिक सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है किस उसके फ्यूचर बिहेवियर का। ओके, एक डायनेमिक सिस्टम के फ्यूचर बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन है स्टेट ऑफ अ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर, उस सिस्टम के पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर को देखते हुए। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेट को पास्ट से रिलेट कर दिया, मतलब ये एक तरीके का केवल रिलेशन है कि स्टेट, इनपुट, आउटपुट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, 3 स्टेट्स ऑफ टाइम, स्टेट, इनपुट, आउटपुट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बट स्टेट क्या होता है, स्टेट हमारा स्टेट पास्ट का भी होता है जैसे Qn, और स्टेट हमारा फ्यूचर की भी होता है जैसे Qn+1। अब ये कहाँ से आया, अगर आपने डिजिटल सर्किट्स पढ़ा है तो ठीक है, DLD बोलो या डिजिटल सर्किट्स बोलो तो ठीक है, आपको ये समझ में आएगा, वरना फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपको जैसे लैच है, फ्लिप फ्लॉप है, वहाँ पे अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो फिर इसको समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे हम डिजिटल सर्किट्स और कंट्रोल सिस्टम को रिलेट कर रहे हैं। तो स्टेट क्या है, किसी भी डायनेमिक सिस्टम के फ्यूचर बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन, और वो किस पे डिपेंड करता है, उसके प्रेजेंट और पास्ट बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में पास्ट पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, आपने क्या इनपुट दिया है। तो इसी क्योंकि पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे स्टेट को ये पास्ट से रिलेट किया था। आगे देखते हैं, और अभी एक जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आता है कि प्रेजेंट बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट वेरिएबल। ठीक है, प्रेजेंट बिहेवियर को इनपुट वेरिएबल से डिस्क्राइब करते हैं और फ्यूचर बिहेवियर को हम आउटपुट वेरिएबल से डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि पास्ट बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ स्टेट वेरिएबल, पास्ट बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। हमारा मान लो मैंने SR फ्लिप फ्लॉप लिया है। अब आपको ये तो खैर पता ही होना चाहिए कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसकी आपकी स्टेट टेबल क्या है। इसको स्टेट टेबल बोलते हैं। आपने इनपुट दिया, इनपुट क्या आपने प्रेजेंट पे दिए, मतलब S और R के अंदर आपने क्या दिया, तो ये दोनों इनपुट है और ये प्रेजेंट टाइम में आपने दिए हैं। फिर आपको Qn+1 मिलता है आउटपुट में, ये आउटपुट है। आउटपुट आपका क्या फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में इनपुट देने के थोड़ी देर बाद टेक्निकली, जबकि वो टाइम बहुत छोटा होता है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, जो कि गेट का डिले होता है, तो आपको उतने टाइम के बाद फ्यूचर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल गया Qn+1 हमें आउटपुट, वो भी फ्यूचर में। बट हमें पता कैसे चलेगा कि Qn+1 होगा क्या। देखो इनपुट ने ये तो बता दिया, क्योंकि ये किसी चीज़ का बताता है कि होल्ड, आपकी वैल्यू होल्ड होगी। ऐसा S और R के 0 होने का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू होल्ड होगी।
बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पहले से वैल्यू क्या थी, वो कौन बताएगा, वो क्यूएन बताएगा। क्यूएन क्या है, हमारा स्टेट है। तो देखो यहाँ पे स्टेट जो है जो कि पास्ट वैल्यू थी वो हमें बता रही है कि फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, इसीलिए स्टेट को पास्ट से रिलेट करते हैं, पास्ट आउटपुट। और ये हमारा स्टेट वेरिएबल हो गया, ये सारे स्टेट वेरिएबल हो गए। तो ये हमारा स्टेट हो गया क्यूएन। तो क्यूएन क्या स्टेट है और उसमें चेंज क्या आएगा वो कौन बताएगा, वो इनपुट बताएगा। और चेंज होने के बाद बनेगा क्या, वो क्या होगा, वो आउटपुट फ्यूचर में बनेगा कि अब चेंज हो गया तो अब ये बन जाए। बट चेंज किस चीज़ पे हो रहा है, वो स्टेट पे हो रहा है जो कि पास्ट में थी। आगे बढ़ते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डीज आर द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स, सबसे छोटे सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, प्लस सच दैट नॉलेज ऑफ दीज वेरिएबल्स अलॉन्ग विद इनपुट। ओके, तो एक तो ये है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल है, और अगर इनकी नॉलेज भी हमें मिल जाए इनपुट के साथ में, जैसे यहाँ पे इनपुट हमने क्या दिया 0 0 SR, और हमें क्यूएन भी पता है। तो ये दो चीज़ें हैं, देखो इनको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 क्यूएन, ये क्यूएन लिखा है, ये क्यूएन लिखा है। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर ये हमको पता है तो हम बता सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा, फ्यूचर हमारा आउटपुट क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल स्टेट, उसकी नॉलेज अगर है तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब, उसके मदद से हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को। ओके, तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल है। पॉज करके डेफिनेशन आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्टेट वेरिएबल इज अ सिस्टम वेरिएबल। ओके, स्टेट वेरिएबल एक सिस्टम का वेरिएबल है, जैसे कि मतलब ऑब्वियस सी बात है SR फ्लिप फ्लॉप है, उसके सिस्टम के अंदर की चीज़ है क्यूएन। ओके, एंड इनपुट इज एन एक्सटर्नल वेरिएबल। और इनपुट क्या है, जैसे मान लो कि ये बॉक्स है SR फ्लिप फ्लॉप का, तो इसमें 2 इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ये इनपुट क्या है, आप एक्सटर्नली दे रहे हैं। ओके, पर स्टेट क्या है, वो सिस्टम का ही वेरिएबल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेट वेरिएबल और आपका इनपुट के बीच में। उसके बाद बात करते हैं, स्टेट वेरिएबल इज ऑलवेज अ वेरिएबल, ठीक है, ऑलवेज अ वेरिएबल ऑफ द सिस्टम एंड नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक जो हमारा सिस्टम होता है उसका ही वेरिएबल होता है हमेशा। ये तुमने ऊपर भी देख लिया कि सिस्टम का वेरिएबल है, और उसका नंबर कितना होता है, एक किसी भी सिस्टम में, इक्वेशन में, क्वेश्चन में कितने स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं, तो वो हमारे इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम के इक्वल हो सकते हैं, कि कितना हमारा ऑर्डर है सिस्टम का उतने ही हमारे स्टेट वेरिएबल होंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि करंट थ्रू इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। जैसे करंट थ्रू इंडक्टर जो हमारी थी क्या थी, IL 0 प्लस इक्वल टू IL 0 माइनस, ये क्या आ गया, नेटवर्क आ गया। अभी आपको ट्रांजिएंट की चीज़ आ गई, आपको पता होनी चाहिए। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC 0 प्लस इक्वल टू 0 माइनस, तो ये जो IL है और ये जो क्या है, ये बोल रहा है IL एंड VC, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, यही हमारे यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स हैं। ओके, IL एंड VC आर स्टेट वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि बिकॉज इनकी जो नॉलेज आपको अगर होगी T इक्वल टू 0 माइनस और T इक्वल टू 0 प्लस पे, तो फिर आप रिक्वायर्ड मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको आप बता सकते हो। ठीक है, तो इनकी नॉलेज चाहिए, रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द स्टेट वेरिएबल, तो इनकी नॉलेज चाहिए, तो इसीलिए ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इनकी नॉलेज रिक्वायर रहती है, तो बाकी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए, तो इस वजह से ये स्टेट वेरिएबल है। तो एक एग्जांपल है कि एक नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क सर्किट के अंदर, ट्रांजिएंट वाले चैप्टर के अंदर आपका जो RL सर्किट होता है, RC सर्किट होता है, उसके अंदर IL आपका और VC क्या है, वो स्टेट वेरिएबल्स है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आउटपुट ऑफ इट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एट स्टेट वेरिएबल। जो आउटपुट है और उसके जो डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि आउटपुट मान लो YT, उसका डेरिवेटिव आप लिखते हैं ऐसे डॉट करके, Y डॉट T, ये सारे के सारे आपके स्टेट वेरिएबल है। तो ये सारी ही चीज़ें स्टेट वेरिएबल है, जैसे कि dN/YT अपॉन dTN, मतलब ये आपका nth टाइम का डेरिवेटिव है। ठीक है, nth डेरिवेटिव है इक्वल टू SN/YS माइनस SN-1, ये कहाँ से निकल के आता है, ये लाप्लास से निकल के आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सिग्नल का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो इसके लिए आपको सिग्नल पता होना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये सारी आउटपुट है, YS Y0, मतलब आउटपुट की वैल्यू एट T इक्वल टू 0 पे, तो इस तरीके से। ओके, ये इसका डिफ्रेंशिएशन जो Y0 है उसी का एक फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे, और ये आपका nth डिफ्रेंशिएशन है। तो ये सारी चीज़ें ही स्टेट वेरिएबल होती हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आउटपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर भी एक स्टेट वेरिएबल ही होता है। किसी भी इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होता है वो भी स्टेट वेरिएबल होता है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था। तो ये कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स देखे स्टेट वेरिएबल के बारे में। अब अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्टेट मॉडल के ऊपर। ठीक है, स्टेट मॉडल, तो एक हम मीमो सिस्टम लेते हैं, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। मीमो समझ में आता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब एक हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स को हम नॉर्मली डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, यूजुअल भाषा में, जैसे कि स्मार्टफोन इज़ अ बॉक्स, एक डिवाइस है वो। ओके, तो डिवाइस लिया जो कि मल्टीपल इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट देता है। जैसे कि यहाँ पे इनपुट को हमेशा देखो, ये आपका बेसिक फिक्स है कि यू से डिफाइन करते हैं स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के अंदर।
आउटपुट को y से डिफाइन करते हैं, तो x यहाँ पे इनपुट नहीं होता, ये याद रखेंगे। ओके, x इज नॉट द इनपुट। तो ये x और y आपका ले लिया। उसके बाद क्या है, ये बहुत सारे इनपुट है u1 से लेके um तक। तो m क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि m क्या है, m इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे n है, n क्या है, n क्या है, आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है, आउटपुट में। तो ये भी y1 से लेके yn तक, तो बहुत सारे इनपुट है, बहुत सारे आउटपुट है। बट ये तो बेसिक चीज़ हुई। अब यहाँ पे एक अलग से चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम इधर क्या दे रहे हैं, x1 और xp, मतलब यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल्स को भी दे रहे हैं। ओके, ये x1 है पहला, और वो भी बहुत सारे नंबर के होंगे, लेकिन एक फाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। तो p क्या है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल है। तो p, m और n, ये तीन चीज़ें निकली, m, n और p, जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं कि p क्या है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो जितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे उतना ही सिस्टम का ऑर्डर होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे निपटाई। मतलब ये मीमो वाला जो डायग्राम था इसको मैं अलग ही कंसिडर कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ें आएंगी वो अलग है। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखना हम शुरू करते हैं। ओके, इसको ध्यान से एक एक चीज़ को देखते चलना, क्योंकि न्यू टॉपिक है, थोड़ा अलग टॉपिक है, यूजली लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो चीज़ें क्या हो ना कि जो डॉट्स है वो कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे थोड़ी सी देर में। ओके, तो x डॉट टी, यहीं पे डॉट आ गया, x डॉट टी, डॉट का मतलब होता है dy dt, ये मैंने पहले ही बता भी दिया, यहाँ पे भी इज इक्वल टू a एक्स टी प्लस बी यू टी, वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। इसका क्या मतलब है कि आपका जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में चीज़ें हैं जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्योंकि देखो इधर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और ये जो लिखा है x डॉट डी वाई टी, ये किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डिपेंडेंट। तो x और u हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, x डॉट टी हो जाता है इसी x का, और वाई टी तो अलग होता है, ये आउटपुट। ओके, अब इसमें और क्या कंसिडरेशन हम कर सकते हैं कि ये जो u t है ये आपका इनपुट है, और ये हमारा वाई टी जो है ये आपका आउटपुट है, और ये हमारी स्टेट है, और उस स्टेट का हमने एक फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो इतनी अलग अलग चार चीज़ें हमने ली हैं। ये जो दो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन भी अपने आप में अलग अलग तरीके की इक्वेशन है। पहली वाली आपकी स्टेट की इक्वेशन होती है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं किसकी इक्वेशन है एग्जैक्टली, x डॉट टी की इक्वेशन है। तो एक्स टी क्या है, स्टेट वेरिएबल है, इसीलिए इसको स्टेट इक्वेशन बोल दिया। दूसरी इक्वेशन जो ले रहे हैं वो क्या है, वाई टी, ये जो वाई टी है वाई टी की इक्वेशन है। तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे कि आउटपुट इक्वेशन हो गई, क्योंकि वाई टी आपका आउटपुट है। ओके, तो ये दो इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन। पहली इक्वेशन स्टेट इक्वेशन, तो x डॉट टी, और देखो दोनों में एक्स टी और यू टी कॉमन है, एक्स टी यू टी, बस यहाँ पे इनके कोफिशिएंट बदल जाएंगे, ए बी और नीचे सी डी। बहुत सिंपल है, ए बी सी डी, एक्स टी यू टी, एक्स टी यू टी, ए एक्स टी प्लस बी यू टी, सी एक्स टी प्लस डी यू टी। ऊपर आपका स्टेट इक्वेशन है तो एक्स डॉट टी है, नीचे आपका वाई टी आउटपुट इक्वेशन। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया कि आपका यू टी जो है वो इनपुट है, बट यू टी यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर इस इक्वेशन के अंदर वो इनपुट वेक्टर है। इसमें डिफरेंस है। इनपुट वेक्टर मतलब जितने भी इनपुट्स हैं सबका आप कह सकते हैं कि कलेक्शन की तरह है। ओके, सबका कलेक्शन की तरह है। जैसे ऊपर देखो यहाँ पे क्या है कि इनपुट क्या है, इनपुट केवल u1 है अपने आप में, या तो u1 है या तो u2 है या तो u3 है या फिर um है। मतलब एक सिंगल इनपुट को इनपुट बोलेंगे, पर जब इनको सबको एक साथ ले लेंगे तो उसको इनपुट वेक्टर बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका इनपुट वेक्टर क्या हो गया, u1 से लेके um तक, और इसकी आपका जो मैट्रिक्स होगी m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात निकली कि ये आपका m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, u1 से लेके और um तक आपका इनपुट वेक्टर है। इसी तरीके से स्टेट वेरिएबल की ले लेते हैं इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जो पहली इक्वेशन लिखी देखो उसको रीराइट करते हैं। ये क्या था, स्टेट इक्वेशन, तो x डॉट टी लिख दिया। ओके, उसके बाद आपका पहले एक्स टी और फिर आपका यू टी था। ओके, और इनके कोफिशिएंट थे a और b, तो बॉडी आसानी से लिख सकते हैं। तो अभी हमने ये तो पढ़ लिया यू टी क्या है। ओके, अभी हमने एक्स टी नहीं पढ़ा, तो एक्स टी इज स्टेट वेरिएबल, वो भी बोल सकते हैं कि स्टेट वेरिएबल की वेक्टर है, तो मैट्रिक्स है। तो ये x1 से लेके xp तक, और ये हमें पता ही है कि हमारा स्टेट वेरिएबल कितने होते हैं, जितना ऑर्डर होगा सिस्टम का, ये p xp तक। तो ये हमने समझा। आगे चलते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, समझ में आती जाएंगी चीज़ें। वाई टी क्या है, वाई टी इज़ द आउटपुट वेक्टर। ओके, वाई टी इज़ द आउटपुट वेक्टर। अब वाई टी के जो कोफिशिएंट होंगे वाई टी के अंदर वो सी और डी होंगे, उनको भी देखेंगे। आउटपुट वेक्टर मतलब y1 से लेके, और कितने आउटपुट है, n आउटपुट है, तो yn तक, इसका आपका ऑर्डर होगा n क्रॉस 1 मैट्रिक्स का।
उसके बाद एक्स डॉट टी जो हमें पता है कि वो डी ओपन डी टी एक्स टी है, मतलब जो आपका एक्स टी वैक्टर है उसी की वैल्यूज़ को उठा के, जैसे वहाँ पे x1 है तो x1 का डिफरेंशिएशन करके उसको x1 डॉट बना दो, x2 है उसको x2 डॉट बना दो, इसी तरीके से वहाँ पे xp है तो उसको xp डॉट बना दो। तो ये इन जो ये डॉट वाली चीज़ें हैं, जब आप इनका कलेक्शन लोगे तो वो आपका क्या बनेगा, x डॉट टी बनेगा। ये चीज़ है, इसको मैं फिलहाल मिटाता हूँ। ओके तो ये चीज़ें यहाँ पे x1 डॉट x2 डॉट और xp डॉट तक ये p क्रॉस 1 का, तो ये उसी की तरह है p क्रॉस 1 जो ऊपर हमारा स्टेट वेरिएबल वेक्टर था p क्रॉस 1। ओके अब इसी के साथ में हमने आउटपुट भी ले लिया है कि भाई इसके कोफिशिएंट जो होंगे आपके आउटपुट में, आउटपुट मतलब देखो इस तरफ जो हम ले रहे हैं वो आउटपुट ही है, मतलब इसकी इक्वेशन में, ठीक है। तो सी डी होगा और इधर आपका एक्स डॉट टी स्टेट इक्वेशन के सामने ए बी होगा। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जो ए बी सी डी होते हैं इन्हीं को हम कोफिशिएंट मैट्रिसेस भी कहते हैं, क्योंकि जो ए बी सी डी अलग अलग वैल्यू होती है इनकी भी मैट्रिसेस होती हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और वंस वी गेट ओनली, ठीक है, केवल हमें ये ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाए, ये मैंने ओनली क्यों लिखा अलग कलर से, इसका जरूरी इंपॉर्टेंस इसलिए लिखा है, तो हमें केवल ओनली ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाए तो फिर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके तब हमें ये 4 मैट्रिसेस नहीं चाहिए जो हमने यहाँ देखी, ये 2 ये और 2 ऊपर, तो हमको नहीं चाहिए। तो ए बी सी डी हमें अगर मिल जाए तो, अगर लेकिन सारे के सारे और ओनली ए बी सी डी, तो ओनली ए बी सी डी कैन टेल अबाउट द सिस्टम, हमें केवल ए बी सी डी ही सिस्टम के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। ओके तो यहाँ तक आए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात करके देख रहे हैं कि हमारा जो ए बी सी डी है असल में वो क्या है, ठीक है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ए और बी आपका किसके साथ में था, एक्स डॉट टी के साथ में था, और आपका पर्टिकुलरली उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ए किसके संग में था, आपका एक्स टी के संग में था, और बी किसके संग था, यू टी के संग में था। तो इसीलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, इनपुट वेक्टर या इनपुट मैट्रिक्स। बी जो है वो इनपुट मैट्रिक्स है, तो ये तो बड़ा आसान है, इनपुट के साथ में है, यूटी के साथ में, तो इनपुट मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके से आगे देखते हैं कि ये वाई टी के संग थे, सी और डी, और सी भी पर्टिकुलरली एक्स टी के संग था और डी हमारा यू टी के संग था। तो वाई टी में जो एक्स टी के संग है, जो आप स्टेट वेरिएबल के संग है, वो सी आपका आउटपुट मैट्रिक्स होगी। देखो इनके बीच वाली, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं, फिर भी मैं डिटेल में बात कर ही रहा हूँ, बाकी तो सिंपल। देखो ए बी सी डी जो बीच वाली है वो एक इनपुट मैट्रिक्स है, एक आउटपुट मैट्रिक्स है। पहली वाली जो होती है, जस्ट पहली वाली, वो सिस्टम मैट्रिक्स होती है, और जस्ट आखिरी वाली बच गई तो वो ट्रांसफर मैट्रिक्स हो गई। ओके ये थोड़ा सा अलग है, डी वाला ट्रांसफर मैट्रिक्स, ये याद कर लेंगे। तो ए बी सी डी आपका सिस्टम मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स और ट्रांसफर मैट्रिक्स। तो ये अगर चारों मैट्रिक्स आपको पता है तो फिर आपको जो ऊपर जो वैल्यूज़ थी, ये वाली जो हमने पढ़ी थी, वाई टी, एक्स डॉट टी और ये एक्स टी और यू टी, ये सब की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनको हमने लिखा है एक साथ करके। तो ये जो एक्स डॉट टी होता है, पहली बात एक्स डॉट टी, और यहाँ पे जो ए एक्स टी होता है, वो ये होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड, ये एक्स है और एक्स का ही डिफरेंशिएशन हम यहाँ ले रहे हैं, दोनों एक जैसी हैं, इसलिए होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस है। बिकॉज यहाँ पे हम सेम वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल तो एक्स ही है ना, भले ही उसका डिफरेंशिएशन ले लिया है, तो सेम वेरिएबल। तो पर्टिकुलरली इनको हम होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस कहते हैं। और फिर ये अलग अलग हो गया, तो ये रीराइट किया है इक्वेशंस को, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सारी इक्वेशंस का हमने ऑर्डर लिखा है, मैट्रिक्स किस तरीके की, पी क्रॉस 1 है, ए हमारा बन जाएगा पी क्रॉस पी का, और ये फिर से पी क्रॉस 1 ही होगा। और ये हमें पता है इनपुट कितने होते हैं, एम, तो एम क्रॉस 1, आउटपुट कितने होते हैं, एन, तो ये एन क्रॉस 1। ओके फिर यहाँ पे ये सी इंटू एक्स टी है, यहाँ पे एक्स टी फिर से आ गया तो पी क्रॉस 1, यहाँ पे यू टी फिर से आ गया तो एम क्रॉस 1। तो ये बेसिक चीज़ें निकली। इसमें और क्या है, ये हमारा P क्रॉस M है, B, ये B की बात कर रहे हैं। C की बात करेंगे तो वो N क्रॉस P होगा, ओके, और D की बात करेंगे तो वो N क्रॉस M होगा, ओके। तो यहाँ जो ये N क्रॉस 1 है और P क्रॉस 1 है, इनके बीच, मतलब ये कहाँ से निकल के आ रहा है, इनके बीच में क्या चीज़ है, N क्रॉस P है, इन्हीं के जैसा। और आप देखो अगर ये n क्रॉस 1 है और ये आपका m क्रॉस 1 है, इनके बीच में क्या निकल के आ रहा है, n क्रॉस m, जो भी इन्हीं दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे p क्रॉस 1 है और p क्रॉस 1 है, इनको एक साथ जोड़ देंगे तो बीच में क्या निकल के आना चाहिए, p क्रॉस p, और ऐसे यहाँ पे p क्रॉस m, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। बेसिक हमने यहाँ पे निपटाया कि स्टेट जो हमारा वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल, और जो इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन, दो तरीके की इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन। ओके तो ये दोनों हमने यहाँ पे देखी, ये हमारा बेसिक यहाँ पे निपटा। और आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा स्टेट डायग्राम और थ्योरी वाली बात देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम, अभी थ्योरी ही चलेगा थोड़ा सा,
फिर ये डिफरेंट टाइप आपके कितने भी टाइप्स हैं ये देखेंगे, और फिर हम अपना फर्स्ट जो टाइप है स्टेट मॉडल का, ओके, ये मैं थ्योरी के पहले ही बता देता हूँ कि आपका 3 स्टेट मॉडल हैं और आपके 3 ही स्टेट डायग्राम के तरीके हैं। स्टेट डायग्राम के तरीके लगभग हम पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक इनको नाम दे के किया गया है, ओके, डायरेक्ट मेथड, सीरीज मेथड और पैरेलल मेथड। और ये जो स्टेट मॉडल के तरीके हैं ये हमारे 3 हैं। इसका फर्स्ट वाला हम इसी लेक्चर में देखेंगे और बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। दिस इज लेक्चर 16B। तो वापस चलते हैं थ्योरी के ऊपर। अब थ्योरी पार्ट कुछ देख लेते हैं। स्टेट डायग्राम में क्या है कि स्टेट मॉडल इज मैथमेटिकल रिलेशन एंड स्टेट डायग्राम इज ग्राफिकल रिलेशन। ये तो समझ में आता ही है भाई कि स्टेट डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, और स्टेट मॉडल एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर रिलेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी स्टेट डायग्राम इज एसएफजी। हर स्टेट डायग्राम एक एसएफजी ही होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ, जो हमने पढ़ा है सबसे फर्स्ट चैप्टर में, और ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं। बट एवरी एसएफजी और ब्लॉक डायग्राम कांट बी स्टेट डायग्राम। इसका मतलब समझो। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं समझाता हूं इसको सेट की मदद से, ओके। ये क्या है, बड़ा वाला सेट क्या है, ये आपका है एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम, ओके। अब इसी के अंदर कहीं क्या निकला, एक छोटा सा हिस्सा निकला हमारा किसका, स्टेट डायग्राम का। इसका क्या मतलब हो गया कि आपके जितने भी स्टेट डायग्राम है वो सारे के सारे एसएफजी और ब्लॉक डायग्राम है, पर ये जो हिस्सा बच गया, ये क्या बच गया, ये वो हिस्सा बच गया जो आपका एसएफजी तो है बट वो स्टेट डायग्राम नहीं है, ठीक है। एसएफजी ब्लॉक डायग्राम बट नॉट स्टेट डायग्राम। तो ये चीज़ समझ में आई इस सेट वाले डायग्राम से, वेन डायग्राम से, कि ये अंदर वाली चीज़ क्या है, स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम जितने भी होंगे वो एसएफजी तो होंगे ही होंगे, बट जितने भी एसएफजी होंगे वो सारे स्टेट डायग्राम होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये इससे हुआ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पे, इससे समझे। आगे चलते हैं। स्टेट डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, पता ही है, और स्टेट मॉडल विच में भी ईदर ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी। स्टेट डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट मॉडल का, जो कि आपका ब्लॉक डायग्राम हो सकता है या फिर एसएफजी भी हो सकता है। फॉर एसएफजी ब्लॉक डायग्राम टू बी ए स्टेट डायग्राम। अभी वो कंडीशन आई कि ये बाहर वाला एसएफजी ब्लॉक डायग्राम है और उसके अंदर स्टेट डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है। तो ये जो बाहर वाला चीज़ है ये केवल ये हो, ठीक है, ये हो केवल। उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इट शुड हैव एटलीस्ट 1 इंटीग्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बाहर वाला आपका क्या है, ये एसएफजी है बाहर वाला या फिर ब्लॉक डायग्राम है। तो ये एसएफजी और ब्लॉक डायग्राम केवल स्टेट डायग्राम ही हो, ये अंदर वाली चीज़ हो। इसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके पास एक इंटीग्रेटर जरूर होना चाहिए। अगर उसके पास एक इंटीग्रेटर है, पर अगर इंटीग्रेटर है तो फिर वो हमारा एक स्टेट डायग्राम हो जाएगा, एक एसएफजी एक स्टेट डायग्राम हो जाएगा, ओके। तो इसी को हमने यहाँ पे शो भी करके दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारा एक्स डॉट टी, ठीक है, आप स्मॉल एक्स लिखो कैपिटल एक्स लिखो, लगभग एक ही बात है, कोई बड़ी डील नहीं है। तो एक्स डॉट होना चाहिए, डॉट टी इजकल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, इस तरीके से। अब ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस थी इनको हमने एक एसएफजी ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज नॉट एसएफजी, ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिया है। और क्योंकि ये हमारा एक इंटीग्रेटर है इसीलिए ये ब्लॉक डायग्राम एक आपका क्या है, स्टेट डायग्राम है, दिस इज अ स्टेट डायग्राम। बट क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक इंटीग्रेटर है। देखो ये आपका इनपुट है u, और u के बाद क्या है, सबसे पहले ये देखो x डॉट टी वाली साइड देखते हैं। यहाँ पे u के संग b है तो सबसे पहले आप b लिखोगे, उसके बाद आप आगे चलोगे, यहाँ पे आपको x डॉट मिलेगा। और क्योंकि x डॉट को हमें x बनाना है इसीलिए हमें इंटीग्रेटर की जरूरत है। तो एक्चुअल में आपको इंटीग्रेटर क्या करता हुआ दिख रहा है, x डॉट को x बनाता हुआ दिख रहा है। और x डॉट और x का रिलेशन जो है उनके बीच में क्या कोफिशिएंट आता है, वो a आता है। देखो इसलिए a यहाँ पे बना दो, कोई बड़ी डील नहीं है, a यहाँ पे बना दो, ओके। उसके बाद yt आता है, तो yt जब आप बनाओगे तो ये आपका yt हो जाएगा। ये y आपका तो आउटपुट में बनेगा, ये तो सबको पता है, u इनपुट में बनेगा, ये सबको पता है, ओके। और y का रिलेशन x के संग क्या है, देखो ये x है, ये x और y का रिलेशन क्या है, उसके बीच में आ जाएगा c, ओके। u और x डॉट t का रिलेशन क्या है, उनके बीच में आ जाएगा ये b। देखो ये दो मैंने बना के दिखाया कि u और x डॉट के बीच में b, y और x के बीच में c। x डॉट से x बनाना है तो आपको एक इंटीग्रेटर चाहिए, और x और x डॉट के रिलेशन जो है उनके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, ये आप इस्तेमाल कर रहे हो a, ओके। ये देखो ये मैंने बना के दिखाया, ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है इसकी ज़रूरत नहीं है।
ओके, ये बना के दिखाया है। ये वाला जो बॉक्स है ये किस किस का रिलेशन दिखा रहा है, एक्स डॉट और एक्स का, और उसके बीच में क्या आना चाहिए, ए। अब देखो एक चीज़ बच गई, जब हम वाई और यू को रिलेट कर रहे हैं, वाई और यू को रिलेट करने का मतलब कि आपको एक फीडबैक पाथ लगाना होगा, जबकि ये फीडबैक पाथ नहीं है, फॉरवर्ड पाथ है। आपको इस एरो से दिख रहा होगा ये फॉरवर्ड पाथ है, ये दोनों ही फॉरवर्ड पाथ है। केवल फीडबैक पाथ ये ए वाला है, दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ। तो ये फॉरवर्ड पाथ का जो गेन होगा आपका वो डी होगा, क्योंकि वाई और यू को रिलेट करने के लिए हम डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉक्सेज हैं इनकी मदद से मैंने इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो ये अंदर वाला ऑरेंज वाला ये एक्स डॉट और एक्स को रिलेट कर रहा है और बीच में ए है। ये वाला वाइट बॉक्स यू और एक्स डॉट को रिलेट कर रहा है, बीच में बी है। ये वाला वाइट बॉक्स आपका वाई और एक्स को रिलेट कर रहा है, बीच में सी है। और आपका जो फाइनल ये वापस मतलब ये एक तरीके से यू से वाई की तरफ है, ठीक है, फॉरवर्ड पाथ है, तो ये इसमें डी है। तो ये हमने बनाया अपनी जो स्टेट इक्वेशन और जो आउटपुट इक्वेशन थी उसकी मदद से एक स्टेट डायग्राम बनाया। और ये स्टेट डायग्राम एक सिग्नल एक ब्लॉक डायग्राम है, क्योंकि ये मतलब इसमें इंटीग्रेटर लगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर उल्टा बोले तो मेन चीज़ क्या है कि ये ब्लॉक डायग्राम एक स्टेट डायग्राम है बिकॉज इसमें इंटीग्रेटर लगा है, ये चीज़ स्पेसिफिकली करेक्ट है। आगे चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एंड स्टेट मॉडल एनालिसिस। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जो हमने पूरा देख ही रहे हैं, ओके, जो हम शुरू से देख रहे हैं, पोल जीरो फॉर्म और टाइम कांस्टेंट फॉर्म जो थी हमारी वो ट्रांसफर फंक्शन की ही फॉर्म थी। वो सब कुछ जितना हमने पढ़ा पीछे वो सब ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है। तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर एलटीआई सिस्टम। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि ये केवल एलटीआई सिस्टम पे ही एप्लीकेबल होता है, बट स्टेट मॉडल आपका किसी भी सिस्टम पे एप्लीकेबल हो सकता है। एक ये डिफरेंस हुआ। उसके आगे चलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज एप्लीकेबल इन बोथ टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये इसका एक एडवांटेज है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल का। बट जो हमारा स्टेट मॉडल होता है वो केवल टाइम डोमेन अप्रोच में आप लगा सकते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या था, वो स्टेट मॉडल का एडवांटेज था। बी वाला पॉइंट क्या है, वो ट्रांसफर फंक्शन का एडवांटेज है, मॉडल का एडवांटेज है। सी पे आते हैं, इनिशियल कंडीशंस कांट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। देखो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जितना भी हमने पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स पढ़े लगे, वहाँ पे इनिशियल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, और हैंस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स कांट बी ऑब्टेन। तो वहाँ पे हम जीरो इनपुट रिस्पॉन्स नहीं निकाल सकते थे। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए, बट इट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग स्टेट मॉडल। तो ये स्टेट मॉडल का एक और बेनिफिट हो गया। आगे चलते हैं, एनालिसिस ऑफ मल्टी वेरिएबल सिस्टम इज डिफिकल्ट यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। जब आपके मल्टी वेरिएबल सिस्टम हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल आपका एनालिसिस करना वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे मल्टी वेरिएबल सिस्टम का एनालिसिस करना, जो कि हमने देखा ही था, ऊपर हमने मीमो को लिया था, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम को, उसमें हमने देखा उसमें मल्टी वेरिएबल थे, तो यहाँ पे आसान है। तो ये एक और एडवांटेज है स्टेट वेरिएबल का, स्टेट मॉडल का। बहुत सारे एडवांटेज है। ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिक, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज यूनिक। ये एक एडवांटेज नहीं, एक पॉइंट है सिंपल सा, कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल यूनिक होता है बट स्टेट मॉडल यूनिक नहीं होता। और एक और एडवांटेज है कि कंट्रोलेबिलिटी, जो हम देखेंगे इसी यूनिट के लास्ट में, और ऑब्जर्वेबिलिटी जो होती है उनको हम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल से नहीं निकाल सकते, बट उनको हम स्टेट मॉडल की मदद से निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट है कि ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मेशन एंड एनालिसिस इज ईजी। तो देखो इसके पहले हमने क्या देखा कि ज़्यादातर हमने पॉइंट्स देखे बेनिफिट और डिसएडवांटेज के, स्टेट मॉडल और ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के, जिसमें हमने क्या देखा कि स्टेट मॉडल के सबसे ज़्यादा आपके बेनिफिट्स होते हैं, ओके। बट फिर भी हम इतना डिटेल में इतने सारे चैप्टर्स पढ़े जो कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे थे, तो ऐसा क्यों है? उसका एक रीज़न है कि जो स्टेट मॉडल होता है उससे एनालिसिस करना उतना आसान नहीं होता, ओके। हैंस ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज पॉपुलर देन स्टेट मॉडल। तो ये चीज़ है, ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मेशन एंड एनालिसिस ईजी होता है एज कम्पेयर टू स्टेट मॉडल, ये नॉट दैट ईजी है। तो यही मेन कारण है कि भले ही इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है बट इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो स्टेट मॉडल होता है, जो हमने अभी देखा, जैसे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होता है ऐसे स्टेट का मॉडल होता है। उसके 3 तरीके होते हैं, आपका फिजिकल वेरिएबल मेथड, दूसरा फेज वेरिएबल मेथड और तीसरा कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। तीनों को देखेंगे। उसके बाद स्टेट डायग्राम में आते हैं। यहाँ पे स्टेट डायग्राम आपके 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, सीरीज मेथड और पैरेलल मेथड। स्टेट डायग्राम का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम या फिर SFG की मदद से आप बनाओगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो तो आपका आना ही चाहिए, इसके लिए प्री रिक्विजिट है। तो स्टेट डायग्राम एक डिफरेंट चीज़ हो गई, ओके, और स्टेट मॉडल एक डिफरेंट चीज़ हो गई। तो ये यहाँ पे है, इनके बीच में कुछ कनेक्शन भी होता है कि आपका जो फेज वेरिएबल मेथड होता है, अगर आपको वो पता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेथड जो स्टेट डायग्राम का है वो बना सकते हो, और जो कैनोनिकल वेरिएबल मेथड है उससे आप पैरेलल मेथड बना सकते हो जो कि स्टेट डायग्राम का है। तो ये आपका कनेक्शन है उनके बीच में। सीरीज मेथड का फिलहाल फिजिकल वेरिएबल मेथड से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है।
तो ये कनेक्शन है, ये 6 टाइप्स हैं आपके स्टेट मॉडल के और स्टेट डायग्राम के, दोनों को मिला के 6 हैं। ओके, तो वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। तो ये चीज़ हमने देखी। अब सबसे पहले फिजिकल वेरिएबल मेथड को यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो फिजिकल वेरिएबल मेथड, उसमें क्या होता है, फिजिकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज, करंट, इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इन्हीं को हम फिजिकल वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ओके, अब इसको एक क्वेश्चन से एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक RLC सीरीज सर्किट ले रहे हैं, ये हमने इनपुट दिया है। ओके, पर आउटपुट हम ले रहे हैं C के अराउंड, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, C के अराउंड हम आउटपुट ले रहे हैं, इसीलिए VC, C का वोल्टेज जो उसको VC मान लिया, और VC इजकल टू V, ठीक है, VC इजकल टू VO, ये तो हमको साफ साफ यहाँ पे दिख ही गया। और जो करंट जा रही है L से, वो आपको उसको IL ले लिया, और IL वही करंट होगी जो कि पूरे ही सर्किट में जाएगी, जो C के अंदर भी जाएगी, तो ये भी चीज़ है एक पॉइंट। तो देखो इसको बनाते हैं, यहाँ से इन्होंने बोला कि आप स्टेट मॉडल बना के दिखाओ। तो सबसे पहला क्या है आपका, फिजिकल वेरिएबल मेथड है। यहाँ पे फिजिकल वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरा फेज वेरिएबल है, तीसरा कैनोनिकल वेरिएबल है। ओके, फिजिकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। स्टेट मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपकी ये दोनों इक्वेशन ही आपका स्टेट मॉडल है। इसके लिए हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, यू यूज़ द इनपुट। तो देखो इनपुट क्या है इसके अंदर, VI, ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँगा आप समझते जाओगे, उसमें मैं टिक लगाता जाऊँगा। U इज़ VI, आउटपुट इज़ V0, तो Y इज़ आउटपुट, तो Y इजकल टू V0। जो जो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी उन पर हम बात करते जाएंगे। अब देखो एक मैंने एग्जाम्पल पहले ही दिया था कि जो इंडक्टर के अंदर करंट होती है IL, और जो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज होता है वो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन T इजकल टू 0 माइनस 0 प्लस में हमें पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वहीं से आता है कि जो आपका x है, इसको स्मॉल x बोले कैपिटल X, वो आपका एक मैट्रिक्स है जो कि स्टेट वेरिएबल कहलाएगा, स्टेट वेरिएबल की IL और VC की। ओके, तो ये समझ में आया कि हमने IL VC को क्यों लिया, और ये हमारा क्या है, x क्या हुआ करता था, स्टेट वेरिएबल्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्योंकि एक नहीं दो हैं, इसलिए हमने उसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में शो किया है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद x डॉट पे चलते हैं। x डॉट तो इजी है, उसमें करना ही क्या है, उसमें समझना क्या है, आपका जो भी ये है, इसी मैट्रिक्स को आप दोनों की डॉट वैल्यूज़ को ले लो, डेरिवेटिव को ले लो, तो ये x डॉट हो गया। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमें अभी पता चली। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऑब्टेन करना है ABCD को। ओके, मेन डील क्या है कि आपको ABCD को ऑब्टेन करना है, ABCD, और उनको ऑब्टेन करने के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो वो आप कैसे लगा सकते हो, जैसे आपने एक नेटवर्क सर्किट देखा, ये नेटवर्क का सर्किट है, आपके दिमाग में आया कि इसमें हम सॉल्यूशन कुछ निकाल सकते हैं, तो केवल KVL या KCL की मदद से। और फिलहाल तो इसमें KVL ही लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नोड नहीं है अलग सा, तो KVL लगाएंगे। जब आप इसमें KVL लगाओगे तो आप इसमें देखो KVL घुमाओगे तो आपको क्या दिखेगा, माइनस VI, RLC, 3 एलिमेंट है, देखो इन्हीं को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। माइनस VI, R इंटू IL, यह आपका वोल्टेज हो गया रजिस्टर के अक्रॉस। VC हो गया आपका सिंपल वोल्टेज आपका कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसको हम VC डायरेक्ट ही लिखते हैं, और क्योंकि VC ही VO के इक्वल है, इसको डायरेक्ट लिख दो। पर आपका जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो L इंटू IL डॉट के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे आपको जो बेसिक है नेटवर्क का वो पता होना चाहिए कि V होता जो है, सॉरी हाँ, VL जो होता है L di/dt के इक्वल होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ से हमने ये लिखा है, di/dt को I डॉट लिख दिया है, I डॉट L, या फिर यहाँ पे dIL/dt भी लिख सकते हैं। तो इसी से हमने बना दिया I डॉट L। ओके, तो I डॉट L जो है इक्वल टू VI माइनस RIL। तो अब इसमें हमने केवल इसी को सेपरेट कर लिया, I डॉट L को। ओके, तो ये चीज़ हो गई, इक्वल टू VI RIL माइनस VC। अब हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिया, ये इनके कोफिशिएंट है, उसमें साइन भी ले लो, ये इनके कोफिशिएंट्स है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि IL डॉट का रिलेशन हम देखो, इसमें तो IL और VC से कर रहे हैं और एक VI से कर रहे हैं, तो जिसकी जो ज़रूरत पड़ेगी उसको हम उठा लेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि VC ही VO है या आउटपुट है। ओके, उसके बाद VC डॉट की इक्वेशन लिखते हैं। VC डॉट की इक्वेशन लिखने का मतलब है कि आप IL की मदद से लिख सकते हो। ओके, IL वो करंट है जो आपका कैपेसिटर में जा रही है, तो IL बोलो या IC बोलो एक ही बात है। तो इसके लिए हम इसी अप्रोच को लेंगे इधर से। और पहली बात क्या है कि यहाँ पे ये डॉट आपका मौजूद नहीं होना चाहिए। VC क्या होता है सबको पता है, 1/c इंटीग्रेशन IDT होता है। जैसे ये वाली इक्वेशन बहुत फेमस है, ऊपर VL वाली, इधर VC वाली इक्वेशन हो गई, VC इक्वल टू 1/c IDT। अब क्योंकि हमें इसी से क्या लेना है, V डॉट C लेना है, तो देखो इधर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे और इधर भी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, तो इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल होकर आपको 1/c IL दे देगा। तो ये समझने वाली बात है।
ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये सर्किट से नहीं आई, ये बेसिक इक्वेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। वी सी इजकल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके, इसका कोफिशिएंट नोट कर लो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कोफिशिएंट को अलग ब्रैकेट में कर लो क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ आपकी जो बेसिक हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी कि y इजकल टू वी नॉट इजकल टू वी सी, तो एक ये चीज़ निकल के आई। अब देखो स्टेट मॉडल लिखते हैं। अब आप अपना स्टेट इक्वेशन को ले लो, एक्स डॉट वाली इक्वेशन को स्टेट इक्वेशन, और y वाली इक्वेशन को ले लो आपका जो आउटपुट इक्वेशन है। अब इन्हीं के फॉर्म में हम बस रिप्रेजेंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x डॉट क्या है, x डॉट की हमने इक्वेशन ऊपर मैट्रिक्स ऊपर लिखी थी, हम कुछ भी यहाँ पे नई चीज़ लेके नहीं आ रहे, जो ऊपर है उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये आपका x डॉट है, ये आपका x डॉट है, तो आई एल डैश वी सी डैश, इन्हीं को देखो यहाँ पे लिख लिया, आई एल डैश वी सी डैश इजक्वल टू x क्या है, आई एल और वी सी, ये भी हमने ऊपर देखा था कि ये इनपुट है आई एल और वी सी। देखो ये भी यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी थी स्टेट वेरिएबल की ये। ओके, आगे चलते हैं। u क्या है, u हमारा केवल vi है, तो उसको vi लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो है उसको लिख दो, ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना ना। तो ये हो गया। उसके बाद y क्या है, y इज़ वी नॉट लिख दो। x क्या है, x हमने ऊपर लिख ही दिया था, उसको दोबारा से लिख दो। u क्या है, vi है, उसको भी लिख दो। तो देखो बड़ी आसानी से हमने सारी चीज़ों को लिख दिया। अब आगे चलते हैं एक स्टेप आगे। अब क्या है कि हमें ABCD पता होने चाहिए। अब आप देखो कि आई एल डॉट और आई एल के बीच में क्या रिलेशन है, देख लो कहाँ से मिल रहा है। देखो यहाँ से मिल रहा है ये इक्वेशन, आई एल डॉट और ये देखो आई एल, ये आई एल इनका क्या है माइनस आर बाई एल। तो इस कोफिशिएंट को लिख लो। देखो ये हमने लिखा, इसको मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा, माइनस आर बाई एल लिखा। उसके बाद आई एल डॉट का रिलेशन वी सी के संग क्या है, तो वो ये जो कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा वो क्या होगा, आई एल डॉट का जो रिलेशन वी सी के संग होगा वो मिलेगा। तो देखो आई एल डॉट का रिलेशन वी सी के संग क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये है माइनस 1/l, तो इस माइनस 1/l को लिख लो। देखो ये लिख लिया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वी सी डॉट का रिलेशन आई एल के संग में क्या है, तो वो वन यहाँ पे लिखना है जो 1/c लिखा है। वी सी डॉट का रिलेशन देखो ये, वी सी डॉट का रिलेशन आई एल के संग 1/c दे रहा है, तो देखो 1/c लिख दिया। फिर वी सी डॉट का रिलेशन वी सी के संग कुछ भी नहीं है, इसीलिए 0 लिख दिया। ठीक है, ये 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद वी आई के संग देखेंगे, तो आई एल डॉट का रिलेशन वी आई के संग क्या है, देखो ये भी हमको मिलेगा, ये आई एल डॉट की इक्वेशन है ये वाली, और देखो ये वी आई है। तो वी आई के संग क्या कोफिशिएंट है 1/l, तो इस 1/l को लिख लेंगे। तो देखो 1/l लिख लिया। फिर वी सी डॉट का रिलेशन वी आई के संग कुछ भी नहीं है। ओके, वी सी डॉट इजकल टू कर वी आई लिखें तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए ये 0 कर दिया। तो ये पहली स्टेट इक्वेशन बनी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो यही आपका स्टेट मॉडल कहलाता है। और आगे देखते हैं, y इजकल टू सी एक्स। अब आप यहाँ देखो वी नॉट का रिलेशन आई एल के संग कुछ भी नहीं है तो 0, वी नॉट का रिलेशन वी सी के संग, क्योंकि वी नॉट इजकल टू वी सी है तो 1 कर दो। ठीक है, इसके लिए ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिर वी नॉट का रिलेशन वी आई के संग कुछ भी नहीं है, इसलिए 0। तो ये जो कंबाइन जो ये बनी दो मैट्रिक्स की इक्वेशन, यही आपका स्टेट मॉडल कहलाता है।